दी सुन के साहिबां दी होया जट दलेर मैं इहो जिहा सूरमा मैं मार के लावां ढेर मैं इहो जिहा सूरमा मैं मार के लावां ढेर नी तेरा हान शमीर की मैं 100 शेरां दा ढेर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दूसरा जो मौजू था वो था वही वाई आर्ट के, ये भी एक बड़ी यूनिट है आप लोगों की स्टार्ट हो रही है, और या वाई आर्ट मैटर्स। तो आर्ट बहुत बड़ा कंपोनेंट है हसन इसके निसाब का, 2 साल में या 7 साल चलेगा। तो मैं आर्ट से शुरू करने की बजाय, क्योंकि आर्ट तक बराह रास्त पहुंचना मुश्किल काम है, अगर हम कहेंगे आर्ट पे बात करते हैं तो आर्ट पे क्यों बात करें। मेरे ख्याल उससे पहले उसके पीछे ज़्यादा अहम सवाल है कि जमाल की इंसानी ज़िंदगी में क्या वक़्त है, नियत है। जमाल, खूबसूरती, हुस्न, वो विंडो बनता है आर्ट तक आप आने के लिए। पहले जमाल की, यानी उसको अहमद जावेद साहब को मैंने देखा उनके काम में काफ़ी, वो जमालियाती शऊर की बात करते हैं, इंसान का जमालियाती शऊर। तो जमालियाती शऊर यानी ब्यूटी का क्या रोल है इंसान की ज़िंदगी, ये ज़्यादा अच्छा सवाल है, ज़्यादा अहम सवाल है। और आर्ट का ताल्लुक ब्यूटी से है, और चूंकि आर्ट का ताल्लुक ब्यूटी से है, अगर ब्यूटी से ताल्लुक समझ में आए तो आर्ट से समझ में आ सकता है। तो अब मुझे नहीं पता इस पे, ये मतलब मैंने ब्रिज कर दिया है अपने एक लेवल पे कि आर्ट की कॉन्वर्सेशन को आर्ट से ना शुरू करें, ब्यूटी से शुरू करें, और उसके बाद ये जानना इतना मुश्किल नहीं है कि आर्ट क्यों अहम है। तो जहाँ पे अब ये दांते, अभी चूँकि मॉडर्निटी की बात हो रही थी, दांते मशहूर इटालियन लिटरेचर या वेस्टर्न लिटरेचर का मास्टरपीस माना जाता है कुछ लोगों के ख्याल में। द ग्रेटेस्ट मास्टरपीस ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर इज़ डिवाइन कॉमेडी ऑफ दांते। तो दांते ने बहुत एक दिलचस्प बात उनकी किताब में, जो जहाँ पे जिसमें वो एक टूर पे जा रहे हैं, लेके जाया जा रहा है, और वो जन्नत से भी गुजरते हैं और जहन्नुम से भी जाते हैं, और देखते हैं जहन्नुम में क्या हो रहा है और जन्नत में क्या हो रहा है। तो उसमें जहन्नुम के तस्वुर में एक दिलचस्प चीज़ ये है कि जहन्नुम में मौसीकी नहीं थी। और तो ख्याल है ये 2-3 बात है मेरा ख्याल। अब मुझे नहीं पता इसकी इस पे कितनी बात करने की ज़रूरत है। अगर ये मामला वाजे हो जाए, अगर ये बात वाजे हो जाए कि ब्यूटी की इंसान को ज़रूरत है, ब्यूटी के बगैर, यानी ब्यूटी इज़ नॉट सपोज टू बी अ लग्जरी। आज के दौर में आर्ट इज़ सीन एज लग्जरी, एज अ लग्जरी आइटम। आर्ट, और मगरिब में तो बहुत वाजे है, आप आर्ट म्यूजियम में होता है और म्यूजियम में पैसे दे के जाना होता है। तो वो ऑलरेडी एक लीड चीज़ इस तरह से बनती है कि आर्ट के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, यानी खूबसूरती को एक्सपीरियंस करने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है। तो क्लेम हमारा ये है, मैं थीसिस कह लें, थीसिस स्टेटमेंट ये है कि ब्यूटी इज़ अ नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, इट्स नॉट अ लग्जरी। और अब ब्यूटी, हुस्न, जमाल, खूबसूरती किसी भी लेवल पे, किसी भी एंगल से, किसी भी इंसान की जो इन एनी डोमेन ऑफ ह्यूमन लाइफ, इट इज़ नेसेसरी। हाँ, ये मैंने कहा, ये थीसिस स्टेटमेंट है, मेरी थीसिस स्टेटमेंट है कि ब्यूटी, आर्ट से जब भी आप ये इस कोर्स के अंदर जहाँ जहाँ पे आर्ट की डिस्कशन चल रही है, फिलॉसफी ऑफ आर्ट भी आएगी, और मेरा ख्याल है आप लोग ज्योमेट्री कर रहे हैं, आर्किटेक्चर देख रहे हैं, वगैरह वगैरह, तो उसमें ये चीज़ ज़हन में रखना लाजमी है कि ये आप किसी लग्जूरियस आइटम के साथ डील नहीं कर रहे हैं, ये हॉबी नहीं का इशू नहीं है। आर्ट के साथ इंसान का ताल्लुक, क्योंकि उसको खूबसूरती की तलाश है, और आर्ट इफ एनीथिंग इज सपोज्ड टू बी एन एक्सप्रेशन ऑफ ब्यूटी। अब जदीद जो मॉडर्न और फिर उसके बाद पोस्ट मॉडर्न दुनिया में आर्ट का तस्वुर, आर्ट खुद एक बहुत बड़ी मिस्ट्री, एब्स्ट्रैक्शन बन चुकी है। खूबसूरती जो है वो ग्राउंड कर सकती है हमें कि हुस्न और जमाल का तस्वुर क्या है किसी, और ये एक डिस्कशन भी आएगी कि ट्रेडिशनल इस्लामिक आर्ट और मॉडर्न आर्ट या पोस्ट मॉडर्न आर्ट में की फ़िलासफ़ी में क्या फ़र्क है, उसका तस्वुर, द व्यू ऑफ ब्यूटी, वो कैसे डिफरेंस हो, वहाँ पे डिफरेंस क्या है। तो आर्ट इफ एनीथिंग इज सपोज्ड टू बी एन एक्सप्रेशन ऑफ ब्यूटी, ठीक है, भी हो सकती है। अगर लिखाई में आ जाए तो कैलीग्राफी बन गया, आर्किटेक्चर में
जिधर भी जहां हाथ डालें, और एक रिलीजियस कॉलिंग जो हम इस तरह फ्रेम नहीं कर पाते हैं, और ये इंशाल्लाह इस कोर्स से क्लियर हो जाएगा, वाजे हो जाएगा कि वो डूज और डोंट्स की बात तो हमें समझ में आती है कि ये करना है, ये नहीं करना है, और इस तरह करो और ऐसे ना करो। जो चीज़ हमारी आंखों से ओझल रहती है वो ये है कि इंसान जो करना है वो खूबसूरत होना चाहिए, जिस तरह से किया जाए उसमें भी खूबसूरती का अंसर होना चाहिए। तो जमाल और खुदा के नामों में, ये तो बात तैमूर साहब शुरू करेंगे तो बताएंगे भी कि खुदा के नामों में अल जमील भी है, और जो मशहूर एक हदीस साइट होती है, अल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, खुदा जमील है और जमाल को पसंद करता है, से मोहब्बत करता है। उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं और उसकी मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर ये बात रिलीजियस सोर्सेज में मौजूद है, अगर इस तरह से देखी जा सकती है, या खुदा ने कायनात को खूबसूरत बनाया, तो अगर क्रिएशन में मौजूद है नंबर एक, और अगर वो उसकी सोर्स खुदा में देखी जा रही है, तो फिर जमाल की तलाश या जमाल के साथ ताल्लुक, क्या वो नॉन रिलीजियस एक्ट है या वो रिलीजियस एक्ट? और दूसरा ये कि जमाल को कहाँ पे ढूंढा जाए, तो फितरत में ढूंढा जाए वो तो ठीक हो गया, लेकिन अपने काम में ढूंढा जाए उसका क्या मानी है? और आर्ट को आर्ट कहते ही इसलिए उसका ताल्लुक जमाल से है, लेकिन पोस्ट मॉडर्न आर्ट में जमाल से नहीं है। कई दफ़ा तसव्वुर जो है वो ये है कि आर्ट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ वंस इनर बीइंग। तो क्या हर एक्सप्रेशन आर्ट होगा, या आर्ट जब खूबसूरत होगा तब वो आर्ट कहलाएगा? क्या जब एक्सप्रेशन खूबसूरत होगा क्या वो तब आर्ट होगा? और अगर होगा तो फिर उसका क्राइटेरिया क्या है, ब्यूटी का क्राइटेरिया क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो हमारी कोशिश ये होगी कि ऐसी चीज़ें आप तक आ सके कि इस्लाम की आर्टिस्टिक और आर्किटेक्चरल और जो ट्रेडिशन ऑफ ब्यूटी है, एस्थेटिक्स जिसको कहते हैं, एस्थेटिक्स जो है वो भी एक रियल्म है जहाँ पे हम दो कंफ्यूज दुनियाओं के अंदर हैं, जहाँ पे मगरिबी तसव्वुर और मगरिबी आर्ट फॉर्म्स, जहाँ पे मगरिब की और हर चीज़ इमिटेट की जाती है, वो उनके नक्शे कदम पे जहाँ चला जाता है, वहाँ पे आर्ट के भी तसव्वुर मगरिब से आना काफ़ी हद तक शुरू हुआ। इसकी हिस्ट्री पुरानी है। जहांगीर जो बादशाह थे उनको भी बहुत दिलचस्पी थी मगरबी आर्ट से। फ़र्क ये है कि जहांगीर बादशाह थे और वो अपने आप को जहांगीर समझते थे, उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था मगरबी आर्ट से, उनकी दिलचस्पी थी सिर्फ। हमारी दिलचस्पी से बात आगे बढ़ जाती है, हम दिलचस्पी नहीं होती, हमें लगता है उनका आर्ट भी, उनकी हर चीज़ हमसे बेहतर है, उनका रंग भी हमसे बेहतर है, वो गोरे हैं हम काले हैं, तो हम गोरे क्रीम ले जाते हैं, फिर गोरी क्रीम से हम गोरे होना शुरू होते हैं। इसी तरह वो अगर पेंटिंग करेंगे हम पेंटिंग शुरू कर देंगे, वो डिस्को शुरू करेंगे हम डिस्को शुरू कर देंगे, वो हैवी मेटल बजाएंगे हम हैवी मेटल शुरू कर देंगे, जो वो करते जाते हैं हम करते हैं। तो हमारे आर्ट का तस्वुर और नज़रियात जो हैं उसमें जमाल के मुताल्लिक, और हमारा जमालियाती शऊर जो है वो बहुत मुतासिर हुआ है मगरिब में जो मूवमेंट चली है। तो मॉडर्न आर्ट, और मॉडर्न आर्ट फिर इसलिए मॉडर्न आर्ट है कि वो एक्चुअली क्रिश्चियन आर्ट नहीं है, क्रिश्चियन आर्ट की ट्रेडिशन है, लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, उसके जॉनर्स हैं, उसके कंक्रीट, जिस तरह हमारे यहाँ कैलीग्राफी है उनके अंदर आइकॉन्स हैं, चर्च आर्किटेक्चर है, खास तरह का आर्किटेक्चर, तो उसकी पूरी एक ट्रेडिशन है जिससे ब्रेक हुआ है। और मॉडर्न आर्ट और आर्किटेक्चर, क्रिश्चियन आर्किटेक्चर और क्रिश्चियन आर्ट, अगेन कंटिन्यूटी है, जैसे ही कह रहे थे कि कंटिन्यूटी है ग्रीको रोमन वर्ल्ड टू द क्रिश्चियन वर्ल्ड, उनके बेसिलिकास, उनके कैथीड्रल्स, वहाँ से आगे बढ़े। जब मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन, उसकी अर्बन डिज़ाइनिंग देखें, अर्बन डिज़ाइनिंग से जो स्काई स्क्रेपर्स का ताल्लुक है, स्काई स्क्रेपर आर्किटेक्चर में नजर आते हैं, जो एक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है जो खड़ी की गई है, हाउ इज दैट सपोज्ड टू बी ब्यूटीफुल कंपेयर्ड टू अ कैथीड्रल, मिडिवल कैथीड्रल। तो खैर ये तो कुछ बुनियादी बातें होगी। अब मैं ज़्यादा इस्लामिक आर्ट की तरफ आता हूँ कि इस्लामिक आर्ट पे बात करने की एक उसकी रवायत है, एक लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन है। खत्ताती जो है वो 1ली सदी से ट्रेस की जा सकती है मुसलमानों की हिस्ट्री में। दूसरी तरफ किरत है, अब किरत के साथ मुख्तलिफ अंदाज हैं, आप किसी स्टेज पे कुरान का इंट्रोडक्शन भी आएगा। तो किरत जो है इट्स आल्सो सपोज्ड टू बी ब्यूटीफुल, तो अजान इज आल्सो सपोज्ड टू बी ब्यूटीफुल। वो है या नहीं है वो आप लोग देखें, जब भी आप जल्दी नमाज आती है ध्यान दीजिएगा क्या होने लगा है, लगेगा वो सायरन्स बजने शुरू हो गए, आसमान में सायरन्स की आवाज़ है, कोई क्या कोहराम मचने जा रहा है, क़यामत आ गई। तो ये भी हो सकती है, और अजान वो भी हो सकती है कि उस अजान को सुनते ही इंसान को लगे कि नमाज, कब मैं नमाज ना पढ़ूं तो करूं क्या, कहाँ जान दे दूं, मैं तो खुदकुशी कर लूं, नमाज तो पढ़नी। तो जो खूबसूरती का एक अंसर है
इट इज सपोज्ड टू ड्रॉ यू इन। खूबसूरती की तरफ इंसान की रिस्पांस नेचुरल एक ही हो सकती है और वो है मोहब्बत। तो जमाल और मोहब्बत, हुब और जमाल, तो वो कह रहे, खुदा ने कहा कि युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, जमाल को सिर्फ मोहब्बत ही की जा सकती है और कुछ भी नहीं किया जा सकता। एंड दैट्स व्हाई आर्ट्स आर सपोज्ड टू एग्जिस्ट। अब ये कहीं पे अगर हमें नजर आना शुरू हो कि चीजें बदसूरत हैं और हमें मोहब्बत हो रही है, तो सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है। या हमें नजर दिखाई नहीं दे रहा, या हमारे तसव्वुरात में, या हमारी हम अंधे हो चुके हैं, या हमारी सोच में कोई मसला आ गया। तो ये जमाल और हुब, जमाल और मोहब्बत का बहुत गहरा ताल्लुक है। इस सब को सामने रख के एक इस्लाम की एक लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन है। वही जिस तरह अगर हमने अपनी फ़लसफ़े की रवायत, अपनी फ़िक्र को नहीं जाना, अपने अदब को नहीं जाना, अपनी हिस्ट्री को नहीं जाना, अपनी रवायात को, अपनी तहजीब को, अपने अदब को, इन सारी चीज़ों को नहीं जाना, उसी के अंदर एक बहुत बड़ा फेस है इस्लामिक सिविलाइजेशन का। आज भी पूरी दुनिया में माना जाता है, जब पहली बात की जाए कि दुनिया की सबसे खूबसूरत अमंग द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वो ताजमहल का जिक्र होता है। ताजमहल से सारी दुनिया इंस्पायर्ड है खूबसूरती। इस सब के ऊपर एक पॉइंट है, एक नुक्ता है जो साइड पे मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं उसको इस तरह, ये तैमूर साहब के डील करने का मामला है, तो मैं उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लेम्स उस पर नहीं दूंगा। लेकिन बुनियादी एक थीसिस वहाँ पे भी है हमारा। पहला थीसिस मैंने दे दिया, दूसरा थीसिस इस मौजू पे वो ये है कि इस्लामिक आर्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्सप्रेशंस ऑफ व्हाट इस्लाम इज़। अब मेरे सामने एक ये किताब पड़ी है, अगर आपको मौका मिले तो एक पेज है, क्योंकि आजकल टेक्सटिंग की दुनिया है, एक पेज से ज़्यादा आसान नहीं करना चाहिए। पुराने ज़माने में ऐसी किताबों को टेक्स्ट कहा जाता था। तो ये इसका नाम है आर्ट ऑफ इस्लाम। अगर आपका एक्सेस हो, तैमूर ये शाया हुई है वहाँ पे पाकिस्तान में, आर्ट ऑफ इस्लाम, पीटर्सबर्ग हार्ट वाली किताब? पता कर लूंगा पब्लिशर से, मेरे ख्याल। अच्छा, अगर नहीं हुई तो उसका प्रेफेस है 1 सफ़े का। तो मैं आपको एक छोटा सा ये पेज है, मैं थोड़ा सा जल्दी से पढ़ के सुनाता हूँ, बस मेरी इतनी टॉक है। अब बड़े मास्टर्स टॉक करेंगे, मैं टॉक नहीं दूंगा, वो बोलेंगे। प्रेफेस है ये इस किताब का, आर्ट ऑफ इस्लाम। इट्स वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बुक्स दैट एग्जिस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, फॉर मी एट लीस्ट। इफ वन वर टू रिप्लाई, ये शुरू हो रहा है, इफ वन वर टू रिप्लाई टू द क्वेश्चन व्हाट इज इस्लाम by simply pointing to one of the masterpieces of Islamic art, such as, for example, the Mosque of Cordoba, or that of Ibn Tulun, it is, or in Cairo, or one of the madrasas in Samarkand, or even the Taj, that reply, summary as it is, would be nonetheless valid, for the art of Islam expresses what its name indicates, and it does so without ambiguity. Art of Islam expresses Islam. The art of Islam expresses Islam. तो इस्लाम को किताबों में भी ढूंढ सकते हैं, अकायद में भी ढूंढ सकते हैं, उसको जहां हमने नहीं ढूंढा और ज्यादा तवज्जो नहीं करते, वो शायद इस्लाम के आर्ट में भी मौजूद। और इनका ये कहना है कि सबसे अनएम्बिगुअसली मौजूद है, क्योंकि अनएम्बिगुअस, एम्बिग्विटी कहाँ है? अगर आप कलाम जो आएगा इस्लामिक थियोलॉजी है, तो उसमें बड़े डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, मुतज़िला हैं, अशारा हैं, मातुरीदियाँ हैं, फलां स्कूल है। अच्छा, अगर लॉ में आएंगे तो जी वो प्रिस्क्रिप्शंस में डिफरेंसेस हैं, कहीं कहीं डिबेट्स हैं, फतवा ये होगा नहीं, फतवा वो होगा। तो इनके कहने के मुताबिक इंसान जो इस्लाम की लीगल ट्रेडिशन है या थियोलॉजिकल ट्रेडिशन है, और किसी लेवल पे जो मिस्टिकल ट्रेडिशन है, सूफिज्म है मसलन, वहाँ पे भी डिबेट्स हो सकती हैं। कोई वहदतुल वजूद कह रहा है तो कोई वहदतुल शहूद कह रहा है, वो कहते नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे नहीं, तो सूफिज्म में भी डिबेट्स आ जाती। उनका कहना है कि इस्लामिक आर्ट में ऐसी टेंशंस नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द इस्लामिक वर्ल्ड, टू एक्सपीरियंस इस्लामिक आर्ट। और आप आर्ट जब कह रहे हैं तो आर्किटेक्चर से लेके, कैलीग्राफी से लेके, सिरेमिक से लेके, वो पूरी जो ट्रेडिशन है वो लॉन्ग स्टैंड, बहुत बड़ी बड़ी किताबें मगरिब में लिखी हैं, सिर्फ हिस्ट्री से ज़्यादा बात की है, उसकी फ़िलासफ़ी से ज़्यादा बात नहीं की। तो इस कोर्स में इंशाल्लाह तैमूर साहब की तो ये फील्ड है, वो इस पे इसकी फ़िलोसॉफिकल बेसिस जो है वो ज़्यादा खुल के बयान करेंगे। तो आर्ट ऑफ इस्लाम इज सपोज्ड टू एक्सप्रेस इस्लाम। तो अगर इस्लाम को समझना चाह रहे हैं तो इस्लामिक आर्ट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विंडोज पॉसिबल टू डू दैट। ये एक लाइन है। दूसरा ये है
कि अगर ब्यूटी नेसेसिटी है और लग्जरी नहीं है, तो ब्यूटी को एक्सपीरियंस करने के कितने एवेन्यूज हमारे पास बचे हैं। उनमें एक बहुत बड़ा एवेन्यू इस्लामिक आर्ट का। तो अगर चाहे ब्यूटी के रंग से एंगल से आए या एंगल से आए इस्लाम के एंगल से, तो इस्लामिक ब्यूटी कैन बी फाउंड इन इस्लामिक आर्ट। द ब्यूटी ऑफ इस्लाम कैन बी फाउंड इन इस्लामिक आर्ट। और उस सारे को बाकी ये मैं एक पेज आपको सिर्फ अभी पूरा नहीं सुना सकता, टाइम खत्म हो गया, लेकिन ये एक पेज है। इसको अगर आसानी है तो इस टेक्स्ट को टेक्स्ट कर दें और उसके बाद टेक्सटिंग करें इसके साथ जितनी पॉसिबल है। जितनी टेक्सटिंग इस टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं कीजिएगा। और उम्मीद है कि एटलीस्ट ये जो ओरिएंटेशन जी से इनको पहला टेक्स्ट जो दिया है वो इस्लामी फन का या फ़नून का जमालियाती निज़ाम सिराज मुनीर का 1.5-2 पेज दिए हैं इन्हें। अच्छा, वो बेसिकली इन्हीं की तर्जुमा है टाइटस बर्खाट के तसव्वुरात का बाय उर्दू में। अच्छा, इसमें तसव्वुरात नहीं, एक पेज जो प्रेफेस है ना वो उसमें बस उसमें बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग क्लेम्स हैं एक्चुअली। उसमें से 2 तो मैंने बता दिए हैं, 1-2 रह गए जब चीजें वो एक और लेवल पे ले जाते हैं। वो कर दूंगा, तो वो बस आप उनको बता दें। सही, ठीक है, वक्त पे खत्म हो गया मेरा जी। बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है जी, खुदा हाफिज़। सवाल है तो पूछ लें जी, सवाल है तो। छोटा सा सवाल जो है वो शायद उसके लिए वक्त इतना ना हो जवाब के लिए, क्योंकि वो तो ये है कि जब हम ब्यूटी की बात करते हैं तो वो किस तरह से हम, क्योंकि वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जाहिर है ब्यूटी, तो वो कोई ऐसा यूनिवर्सल डेफिनेशन तो मौजूद नहीं है जमाल या जमाल की या हुस्न की। वो तो हर एक के लिए डिफरेंट उसका मीनिंग है, तो हम फिर क्या उससे अकस करते हैं? अच्छा, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। ये आपका सवाल पहले टॉपिक से बहुत कनेक्टेड है। जो आपने बोला है इसको सिर्फ सोचना पड़ेगा ये कह कौन रहा है। किस उस्ताद ने ये बताया है कि ब्यूटी जो है वो रिलेटिव है, कॉन्सेप्ट है। यानी इस आइडिया की सोर्स क्या है? आजकल मैंने कह रहा था ना रिलेटिविटी है। जिस दुनिया में मैं रह रहा हूँ वहां पे तो सब कुछ रिलेटिव है। आर्ट खास तौर पे क्यों रिलेटिव है, उसकी वजह कोई खास वो सोचना पड़ेगा कि आर्ट पे खास एक्सेप्शन क्यों है। 2 चीजें आजकल बहुत रिलेटिव बात होती हैं मगरिब के अंदर। मगरिब अब जिस स्टेज पे आ गए, एक एथिक्स रिलेटिव हैं और एक एस्थेटिक्स रिलेटिव हैं। यानी एथिक्स ये होते हैं क्या सही गलत क्या है। सही गलत आपके लिए ये सही, मेरे लिए ये सही, आपके लिए वो गलत, मेरे लिए ये गलत। और एस्थेटिक्स में हो गया आपके लिए वो खूबसूरत, मेरे लिए ये खूबसूरत। तो इसका बराह रास्त ताल्लुक है उस वर्ल्ड व्यू से। तो इसलिए ये जाना पड़ेगा पीछे। वो तैमूर जाएंगे, वो एक्चुअली दिखाएंगे कि मुख्तलिफ दुनियाओं के अंदर, यानी अगर आप चाहे हिंदू वर्ल्ड से आ रहे हैं उसके अंदर कॉमन प्रिंसिपल्स प्ले आउट कर रहे हैं कोई डीपर। तो अंडरस्टैंडिंग जो है आर्ट, ये जो ब्यूटी की अंडरस्टैंडिंग है कि रिलेटिव है, ये खुद एक मॉडर्न तस्वुर है। और रिलेटिव पहला और पहली रिस्पांस ब्यूटी, और उसके पीछे एक और चीज भी छुपी है कि ना सिर्फ ये कि यूनिवर्सल की तलाश नहीं है। अब ऑलरेडी आपने डिसीजन और आपने बोला, आपने कहा जाहिर है, आपने इसको जाहिर मान लिया ऑलरेडी। जिस दुनिया में आप आएंगे उसमें हर चीज का जाहिर भी होगा और वो बातिन भी होगा। हाँ, जाहिर तो है, बातिन में क्या है? अभी मॉडर्निटी की दुनिया में सब जाहिर है क्योंकि एम्पिरिकल बेसिस पे बात होगी और वहां से तो नजर आता है ये नहीं है। मैं आपसे थोड़ा सा सवाल पूछता हूँ कि भाई देखें, खुदा पे बात करते हैं, खुदा है मतलब वो तो यूनिवर्सल कोई चीज ही हम मान लेंगे ना, मुसलमान है क्या करें, फंस गए। खुदा यूनिवर्सल है, वो तो अब है, और उसमें रिलेटिव नहीं हो सकता कि खुदा भी रिलेटिव है। आपका खुदा है, आपके लिए हो सकता है, मेरे लिए खुदा नहीं हो सकता। रिलेटिविटी है, खुदा में भी रिलेटिविटी है। जनरली क्लेम ये है, यहूदियों का भी है, ईसाइयों का भी है, मुसलमानों का है कि खुदा है, एक ही खुदा है वगैरह वगैरह। तो उस खुदा के भी, लेकिन आप हम कह रहे हैं खुदा एक है, तो कहीं भी दाएं बाएं नजर उड़ाएं आपको एक चीज नजर नहीं आती। एक का, और ये बहुत बड़ा फलसफे का मसला था, द वन एंड द मैनी। कायनात में हर चीज मल्टीप्लिसिटी है। आप क्लेम कर रहे हैं कि ये वननेस, इसका ओरिजिन वननेस,
तो वननेस से मल्टीप्लिसिटी कहाँ से आ गई, वननेस से मैनीनेस कहाँ से आ गया? बहुत बड़ा मसला है, बज़ाहिर बहुत बड़ा मसला है। और फिर उसी खुदा ने, वो कुरान में कह रहा है कि वल अव्वल वल आखिर हुवा ज़ाहिर और बातिन, वो जाहिर भी है और वो बातिन भी है। तो ये जाहिर बातिन, तो एक जाहिरी हैं चीजों के मानी, तो जाहिर में तो नजर आता है कि हाँ, अब तो इजहार में और जाहिर होती चीजें तो वो नजर आती हैं, एक है, मुख्तलिफ हैं, लेकिन फिर देखना पड़ेगा कि क्या में, क्या बिहाइंड दिस। तो ऐसा वर्ल्ड व्यू जब आपके पास नहीं है जो जाहिर और बातिन को ब्रिज करता है, या जो इस डिस्कशन को भी लेके आता है कि जाहिर और बातिन की दुनिया है, ये सिर्फ जाहिर की दुनिया नहीं है, जाहिर की भी दुनिया है और बातिन की भी दुनिया है। तो जाहिरी तौर पे ओपिनियंस मुख्तलिफ हैं, क्या बातिनी तौर पे भी, और क्या ओपिनियंस बताएंगे कि रियलिटी है या रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ओपिनियन, ये भी एक मसला है। क्योंकि आपको ये खूबसूरत लगता है, मुझे ये खूबसूरत लगता है, इसके अंदर खूबसूरती, बस अब खूबसूरती अब कोई चीज़ नहीं रही, इसलिए कि जब मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ ओपिनियन है, तो क्या हकीकत हमारे ओपिनियंस पे इतमाद करती है, उसके मोहताज है, या हकीकत हमारे ओपिनियन से मुख्तलिफ? तो इसमें बहुत सारे फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं जो खुद मॉडर्निटी ट्रेडिशन की बहस के अंदर हैं, और हम आज जो ये बोलते हैं बड़ी आसानी से बोलते हैं कि जाहिर है यार तुम्हारे लिए ये, मेरे लिए ये, तो इसमें मसला क्या है? वो मसला समझ ही नहीं आ सकता क्योंकि हम मॉडर्निटी की जुबान बोल रहे हैं। उसका ज़्यादा इंटेंसिफाइड फॉर्म बनाएंगे तो इसमें होगा कि सभी खूबसूरत है, या मैंने कहा नाइलिज्म आएगा कि कुछ खूबसूरत रहा ही नहीं है। खूबसूरती होती क्या है, किस खेत की मूली है? खूबसूरती ये है कि पुराने बंदों की बातें हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं लोग, खूबसूरती तो होती नहीं। तो उम्मीद ये है कि यहाँ के ऑडियंस में और जिस ऑडियंस को मुझे सुबह शाम लड़ाई करनी पड़ती है उसमें थोड़ा फर्क होगा। अभी एक तस्वुर बचा हुआ है कि खूबसूरती कोई चीज़ होती है, पता चला है सच कुछ है। यहाँ पे ट्रूथ खत्म हो गया, ट्रूथ की लैंग्वेज भी यूज नहीं करते। कॉलेज में कोई ट्रूथ नहीं कहता, लर्निंग कहते हैं, लर्निंग दैट डजंट नीड टू एनी ट्रूथ। अब वो खुदा जाने क्या लर्न करने की कोशिश है, ट्रूथ की लैंग्वेज एलिमिनेट कर दी गई है। ये पोस्ट मॉडर्निटी का तोहफा है। उन्होंने कहा ट्रूथ एज अ लव टोटली मिस्ट्री भी नहीं है, वो बिल्कुल फारग हो चुका। कोई आप लफ्ज यूज करें, पेरेनियल वैल्यूज हैं, मतलब कोई लॉन्ग स्टैंडिंग टाइमलेस ट्रूथ, वो ट्रूथ है ही नहीं, तो टाइमलेस कहाँ से आ गया? टाइमलेस तो है ही कुछ नहीं है। कल ये था, एवोल्यूशन हुई है, आज आप यहाँ पहुंचे हुए हैं। इंसान वो पहले बंदर था, बंदर से पहले कुछ और था, उससे पहले कुछ और था। तो इंसान के बारे में क्या स्टेबल बात आप कर सकते हैं? इंसान की बात करनी है, बंदर की पहले बात कर। तो कोई स्टेबल वैल्यूज नहीं रही हैं। तो हमारा आपको महसूस, और हमें मेरा ख्याल है कि महसूस होना चाहिए कि हम एक ऐसी दुनिया के अंदर हैं अब जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें साइमल्टेनियसली स्टेबल भी हैं और अनस्टेबल भी हैं। एक तरफ हमारे पास सेंस है कि ट्रूथ है, और साथ हमें लगता है ट्रूथ नहीं है। साथ हमें लगता है हकीकत है, हकीकत साथ नहीं है। साथ कोई एथिक्स हैं, साथ एथिक्स नहीं है। एथिक्स भी रिलेटिव हैं। तो हम रिलेटिविटी और एब्सोल्यूट के बीच में फंसे हुए हैं। कुछ चीज़ें एब्सोल्यूट भी देखना चाहते हैं और वो रिलेटिव भी होती हैं। वो बात करना शुरू करते हैं, अगर रिलेटिव होगा एब्सोल्यूट हो जाएगा, एब्सोल्यूट था तो रिलेटिव हो जाएगा। तो ये खिचड़ी सारी अब वो तैमूर साहब से स्टार्ट होगी और लोग आएंगे तो एटलीस्ट ये क्लैरिफाई होगा कि इवन इस हद तक कि हमारे नजरियात, तसव्वुरात जो हैं एस्थेटिक्स के बारे में, एथिक्स के बारे में, इसमें भी मॉडर्निटी के एलिमेंट्स बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। ठीक है, खुदा हाफिज़। ऑनलाइन वालों से